Hello students, we are discussing about simple, complex and compound sentence. The terminology itself shows that it is not a simple process. There is a part of complexity also. हम simple, complex और compound इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं. एग्जामिनेशन में simple sentences बनाना, complex बनाना या compound sentences तैयार करना इतना भी आसान काम नहीं होता. पर हम ये एक्सरसाइज सीख रहे हैं वो सिर्फ एक किसी एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. आपको भविष्य में अलग अलग फील्ड में जाकर अलग अलग प्रकार के कार्यों को आपको करना है. आप कभी जर्नलिस्ट के तौर पर, कभी राइटर के तौर पर, नॉवेलिस्ट के तौर पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर स्पीकर के तौर पर आप काम करने वाले हैं. तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंसेस सीखना ये उम्र भर चलने वाली प्रक्रिया है. दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इसलिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए समझने की प्रक्रिया है. इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड जैसे एक्सरसाइज आने वाली है. हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था. आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यूज करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स. हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की एक जटिल प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल कैसे बनाना इसके बारे में बात की. आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एग्जामिनेशन में हमें किस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की प्रक्रिया में हम आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाना इसके बारे में बात कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब होता है जिसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज है, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज या क्लॉजेस है. इस प्रकार की रचना को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. सिंपल सेंटेंस में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ एक ही मेन क्लॉज रहता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. दूसरा कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, इतनी ही कंडीशन है. पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रकार से हमें देखना है. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड और जॉइंड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये या तो नाउन क्लॉज हो सकता है जिसे हम जोड़ते हैं. ये सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेस कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं वो कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज हो सकते हैं या कभी हम उन्हें एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं. इसका मतलब यह है कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ऐसे अलग अलग प्रकार की रचनाओं के साथ भी आपको बहुत सारे प्रयोग करने हैं. सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं. सबसे आसान तरीका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का. Easiest way to identify complex sentences is to find out some certain subordinating conjunctions. इसमें after, although, as if, as long as much as soon as, no sooner than, hardly when, as though, because, even if, even though, if only, if when, if then, in order that, just as, lest, now, since, now that, now when, once, ऐसे अनगिनत प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पर यूज होते हैं.
आपको जहां कहीं भी जिस किसी भी सेंटेंस में एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस प्रकार के शब्द दिखेंगे, आप समझ जाना कि वो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय किया जाता है। उसमें प्रोवाइडेड, provided that, rather that, since, so that, so ellipsis that, than, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, whether, wherever, which, while, who, whoever, why, when, इस प्रकार के बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। अब यदि हमें यह पता चल जाता है कि कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लगते हैं, तो हमारे दो काम आसान हो जाते हैं। एक तो हम आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जिस नाउन क्लॉज की बात कर रहे थे, हम नाउन क्लॉज क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इन सबऑर्डिनेटिंग clause as a type, noun clause is important construction. Sometimes noun clause, sometimes adjective or adverb clause is used as a subordinate clause in the complex sentences. For example, एक sentence है हमारे पास, रमेश meets गणेश। इस sentence में रमेश मीट्स गणेश, ये तीनों शब्दों में रमेश एक नाउन है, मीट्स वर्ब है और गणेश फिर से नाउन है। यहां समझने वाली बात एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें रमेश की जगह नाउन की सब्जेक्ट के स्थान पर है। दूसरा है गणेश, ये भी नाउन है, पर ये दूसरा नाउन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आया है। इसका आसान सा मतलब ये होता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। जब हम एक नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं करते, उसके स्थान पर पूरा क्लॉज यूज करते हैं, तब उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। When a clause is used in place of noun, in place of subject or in place of an object which is also called as a complement, such clause is called noun clause. एक नाउन शब्द का यूज ना करते हुए उसके स्थान पर कंप्लीट एक सेंटेंस का एक क्लॉज का इस्तेमाल करना, इसको हमने नाउन क्लॉज कहना है। और जहां कहीं भी नाउन क्लॉज का इस्तेमाल होगा, नाउन नहीं नाउन क्लॉज, जहां कहीं भी नाउन क्लॉज का यूज होगा, आप समझ लेना कि वो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमने नाउन क्लॉज को समझने की कोशिश की। नाउन क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन क्लॉज कभी कभी नाउन के स्थान पर आता है एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही सॉ वाज फॉल्स। व्हाट ही सॉ, ये क्लॉज नाउन की जगह पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। जहां कहीं भी हम नाउन की जगह पर एक क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तब उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और जहां नाउन क्लॉज किसी कनेक्टिव वर्ड के साथ, किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं, इस प्रकार की रचना को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहां पर व्हाट ही सॉ, ये नाउन क्लॉज है। दूसरा एक सेंटेंस है, नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब हर जगह नाउन क्लॉज नाउन की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर आए जरूरी नहीं, कभी कभी वो ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब इस तरीके से भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाई यू आर लेट। व्हाई यू आर लेट, ये यहां पर नाउन क्लॉज है, पर ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आया है। तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के स्थान पर या कभी कभी वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, पर दोनों हालत में, दोनों सूरत में वाक्य की जो रचना है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कायम रहती है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉजेस का भी यूज होता है। जहां कहीं भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होगा आप समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखिए, आई सॉ अ क्लेवर बॉय। सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस है, पर यहां पर क्लेवर ये शब्द एडजेक्टिव के रूप में आया है। यहां एडजेक्टिव एक सिर्फ शब्द है। पर दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ बॉय हु वॉज क्लेवर। अ क्लेवर बॉय ऐसी फ्रेज या ऐसा शब्द यूज ना करते हुए अ बॉय हु वॉज क्लेवर ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर हमने एक सेंटेंस के दो सेंटेंसेस यहां पर किए हैं। तो आई सॉ अ बॉय ये मेन क्लॉज है इस सेंटेंस में, और हु वॉज क्लेवर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और जिस किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज होते हैं उस तरह से एडवर्ब क्लॉजेस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जोड़े जाते हैं। एडजेक्टिव की जगह क्लॉज का इस्तेमाल करना उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। नाउन के जगह पर क्लॉज का इस्तेमाल करना हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। यहां पर एडवर्ब को रिप्लेस करने के लिए उसके स्थान पर जो भी क्लॉज आएगा उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड क्विकली, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, वॉक्ड वर्ब है और क्विकली ये शब्द एडवर्ब है। ये एक ही सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। पर he left the office as he was in hurry, इस सेंटेंस में दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं। he left the office ये मेन क्लॉज है, as he was in hurry ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर as he was in hurry ये शब्द एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है। it performs the role of as an adverb, therefore one adverb clause or one subordinate clause along with one main clause, such kind of a construction is called complex sentence. The area of adverb clause is quite a big area to understand. It is a very vast and large area in grammar. Adverb clauses के अलग अलग प्रकार के रूप हमें दिखाई देते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में ऐसे एडवर्ब क्लॉजेस का यूज किया जाता है। जैसे टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दर्शाने के लिए व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस दर्शाने के लिए वेयर, वेयरएज, व्हेंस, व्हिदर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। जब भी दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे आप समझ जाना कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी होता है। रीजन, कॉज ये शब्द सुनने के बाद में हम समझ जाते हैं कि इन वाक्यों में बिकॉज, एज, सिंस या दैट जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस भी होते हैं। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, किसी प्रकार की कंडीशन को दर्शाना, शर्त को दर्शाना। इफ, वेदर और अनलेस जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस को दर्शाते हैं। कुछ कुछ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे दैट, सो, सच इस प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होता है। आपने डिग्री के बारे में पढ़ा है, डिग्री को पढ़ा है आपने, तो डिग्री में आपने बहुत सारी चीजों की अलग अलग लेवल पर कंपैरिजन की है। तो इसमें डिग्री में देन का प्रयोग किया हमने, एज का प्रयोग किया, कभी सो एज का प्रयोग किया। जहां कहीं भी कंपैरिजन करने के लिए इस प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे आप उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहेंगे। और एक होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन जिसे कहते हैं। दो, ऑल्दो, इवन इफ जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहां पर यूज किए जाते हैं। अब एक बात आसान है, क्लॉज नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब क्लॉज हो, इन सारी प्रकार की जो भी रचनाएं हैं सेंटेंसेस की हम उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहते हैं। अब यहां से
हमारी आगे की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Our work is more important in the next further discussions. हमने अभी तक क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कैसे करना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना, इन चीजों के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जामिनेशन में जो काम करना है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसे मेकिंग कॉम्प्लेक्स या मेकिंग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय क्या क्या करना है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी रिटर्न द कंप्यूटर, शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड। ये दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है। दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ शब्द लगाकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है। इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब शी रिटर्न द कंप्यूटर, शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज, कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम इसे जोड़ सकते हैं, इसका आपको अंदाजा लगाना होता है। इसलिए सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के मीनिंग अपनी भाषा में, हिंदी में हो या मराठी में हो या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसमें उन शब्दों के क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, ये आपको बखूबी समझना होता है। तब जाके इन सेंटेंसेस को जोड़ना आसान काम हो जाता है। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया? शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज्ड। इस प्रकार से हमने एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पर आफ्टर के साथ जोड़ दिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्दो या दो, ये दो शब्द अलग अलग प्रारूप में एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। ऑल्दो और दो, ये दोनों शब्द भले ही दिखने में एक जैसे या सिमिलर मीनिंग के लगते हो, पर ऑल्दो कंजंक्शन है और दो शब्द एडवर्ब है और दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, आपस में इंटरचेंज नहीं होते, दोनों के स्वरूप अलग अलग है। इसलिए आपको दोनों की यूज को अच्छी तरह से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, although my grandmother is very old, comma, she can still read without glasses. दूसरा एक सेंटेंस है, though he was very tired, he completed the work. इस प्रकार से हम although और though का अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। पर एक बात कायम है, दोनों प्रकार के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रक्रिया को हम और आसान बनाते हैं। आप जब भी as soon as, no sooner than, hardly when का यूज देखेंगे, आप समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। as soon as he tried to run fast, comma, he fell down. अब इस सेंटेंस में as soon as का प्रयोग किया गया। he tried to run fast, he fell down, ये दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस से हमने as soon as से जोड़े हैं, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। as soon as के स्थान पर नो सुनर देन कैसे लगाना और नो सुनर को हटाकर हार्डली वेन कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आपको सेपरेटली इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। पर यहां पर एक बात समझ लीजिए कि वो as soon as का प्रयोग हो, नो सुनर देन का प्रयोग हो या हार्डली वेन का प्रयोग हो या कभी कभी स्कार्सली वेन का प्रयोग होता है, आप समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रक्रिया को हम और आसान बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि नो सुनर देन, हार्डली वेन, एज सुन एज, जहां कहीं भी दिखाई दे आप समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसी तरह से इफ नॉट या अनलेस का जहां कहीं भी आपको यूज दिखाई दे, इस प्रकार की रचना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, हमने इफ से जोड़ दिया। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कभी कभी ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल नॉट पास। इफ को या इफ नॉट को हटाकर उसके स्थान पर अनलेस लगाते हैं और जब अनलेस लगता है तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से दिखता है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल नॉट पास, या फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इस प्रकार से हम इफ नॉट, अनलेस के वाक्यों के
साथ भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना को बना सकते हैं। कुछ और वाक्य हम डिस्कस करते हैं ताकि आप अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सिचुएशंस में कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बदलते हैं और किस किस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसका आपको अंदाजा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल अप्लाइड फॉर लोन, ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी। राहुल को पैसों की बहुत जरूरत थी, राहुल ने लोन के लिए अप्लाई किया। ये इस प्रकार का सेंटेंस है। अब दोनों वाक्य आप अपनी मातृभाषा में भी जोड़कर देखें तो आपको कौन सा जोड़ शब्द लगाना है इस बात का अंदाजा आ ही जाता है। हम इंग्लिश में इसको करके देखते हैं। राहुल अप्लाइड फॉर लोन बिकॉज ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी। इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस है, माई क्लोथ्स वेर वेट, आई स्टूड अंडर द फैन। अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे? बिकॉज माई क्लोथ्स वेर वेट, कॉमा आई स्टूड अंडर द फैन। इस सेंटेंस को आपने इस तरीके से किया तो भी चलेगा, या आई स्टूड अंडर द फैन बिकॉज माई क्लोथ्स वेर वेट ऐसा किया तो भी चलेगा। दोनों सूरत में सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही है। तीसरा एक सेंटेंस है, ही वॉज पुअर, ही डोनेटेड 1000 रुपीज। वह आदमी, वह व्यक्ति गरीब था, उसने 1000 रुपये डोनेट किए। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए बहुत आसान काम है हमारे पास। भले ही वो आदमी गरीब था फिर भी उसने 1000 रुपये दान दिया, डोनेट किया। भले ही ये शब्द हमें समझ में आता है अपनी भाषा में, पर इंग्लिश में कैसे होगा? Although he was poor, he donated 1000 rupees। इस तरह से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज किसी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़कर आप सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में, उसके सेंस को समझने के बाद में आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गोज, ही मेक्स फ्रेंड्स देयर। इसको हमने कैसे किया? wherever he goes, he makes friends। नेक्स्ट सेंटेंस है, there is a sale, people buy more products। हमने इसे कॉम्प्लेक्स कैसे किया? whenever there is a sale, people buy more products। तीसरा एक सेंटेंस है, trees are our god, they give us shade and water। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़कर हमने कॉम्प्लेक्स किया। कैसे? ट्रीज आर आवर गॉड बिकॉज दे गिव अस शेड एंड वाटर। इस प्रकार से अलग अलग वाक्यों के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जोड़ शब्द का आपको प्रयोग करना है और सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना है। Let us discuss some more sentences so that the process of making sentences complex will be easier for you। There is coronavirus। दूसरा सेंटेंस है, there is lot of unemployment। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? After the coronavirus, there is lot of unemployment। नेक्स्ट सेंटेंस है, country is facing problems, we should be ready to live simple life। हमने यहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस लगाया, सिंस कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, वी शुड बी रेडी टू लीव सिंपल लाइफ। आंसर को पढ़ने के बाद में आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से अलग अलग शब्द इन सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज यंग, देन आई यूज्ड टू ईट शुगर कैंडी। सेंटेंस है जहां कुछ शब्द हमें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हिंट भी देते हैं। जैसे देयर शब्द दिखा तो आप समझ लेना कि इस शब्द में वेयर वगैरह का यूज हो सकता है। अगर देन शब्द वगैरह आता है तो समझ लेना कि व्हेन का एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो सकता है। होता ही है ऐसा हम नहीं कहते, पर ये कुछ शब्द यहाँ पर आपको हिंट देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स किया? व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड शुगर कैंडी। कुछ और सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझने की प्रोसेस आसान हो जाए। कुछ सेंटेंसेस की वैरायटी और हम देख लेते हैं ताकि आपको
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रेंज समझ में आ जाए कि किस अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। आई मेट माई फ्रेंड, ही इज अ प्रोफेसर नाउ। कॉम्प्लेक्स कैसे किया हमने? आई मेट माई फ्रेंड हु इज अ प्रोफेसर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टोल्ड हिम टू वेट अंटिल बस कम्स। आई टोल्ड हिम टू वेट अंटिल बस कम्स, ये सेंटेंस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट लुक्स एज इफ शी विल क्राई, एज इफ को हमने यहां पर लगा, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वन द रेस दो आई वॉज इंजर्ड, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको एज इफ, अंटिल, टिल, दो इस प्रकार के शब्द देखने के बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना एक आसान प्रक्रिया कैसे हो सकती है, इसका अंदाजा आपको आ जाएगा। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए है। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, everybody knows it. Rahul is my friend, his mother is a police inspector. This is the place Pandavas left for heaven. I will not give you chocolate, you finish your studies. He was very nervous, his father scolded him. He is too fat to run fast. He opened the lid, the ghost came out. Tell me you are happy. This is the news, I heard it yesterday. ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में हमने जो इसके पहले वाले स्लाइड्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट आपको सुनाई थी, उस लिस्ट में से कौन सा शब्द यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज किया जा सकता है, इसका आप अंदाजा आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, समझने लायक। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, 6 नंबर का सेंटेंस। जहां कहीं भी आपको TOO का इस्तेमाल दिखे, आप समझ लेना कि वो सेंटेंस सिंपल का सेंटेंस है, और टू को हटाकर हम सो दैट लगाते हैं तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। These are some more sentences to make them complex. You did not pay attention to my warning. You fell down. A bus hit him. He was walking by the road. I borrowed 5,000 rupees from my friend. He could hardly drive. There was a fog. We must pay taxes. The country will not progress. Read book. Go to bed. You speak truth. You will be punished. He is fool. I will make friendship with him. इस प्रकार के सेंटेंसेस आप पढ़ने के बाद में इनको कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, एक्टिविटी के लिए सेंटेंसेस है। आप इन सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट को टैली कर आप देखिए कि दोनों सेंटेंसेस को कौन से शब्द से जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस को आज कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात की। आने वाले अगले वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फॉलो मी ऑन यूट्यूब ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़।